Hi, good evening, dear students. How are you? I hope so. You are very fine. And today we are going to resume again our class. And this is the class ninth, our new English NCERT Kaveri book. And we have connected at the Amarnath sir classes. So पहली बार अगर आप आए हुए हैं YouTube प्लेटफॉर्म पे अपने, तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो भी आपको वीडियोज हैं वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो नई NCERT हमारी आई हुई है कावेरी क्लास 9 के लिए, इसमें कुछ चैप्टर्स हैं। अगर आप लोग इसको देखे होंगे, इस बुक को अगर आप लोग देख लिए होंगे तो जान गए होंगे हमारा प्लान क्या है कि एक बार हम क्या करना चाह रहे हैं कि जितने भी चैप्टर्स हैं सबकी एक हिंदी स्टोरी बताना हम शुरू कर रहे हैं। और सभी चैप्टर्स की, क्योंकि नई बुक है तो एक नई बुक में क्या स्टोरी है, कैसे है, हिंदी स्टोरी एक बार आप लोग को बता देंगे। और उसके बाद फिर लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लाइन बाय लाइन उसका हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके स्टोरी को डायरेक्ट, बहुत ज़्यादा टाइम न वेस्ट करके। अगर हम इसकी बात करेंगे, यह चैप्टर जो है भारत आवर लैंड और हाउ टू टॉट आई ग्रैंड मदर टू, यहाँ पे एक चैप्टर और एक पोएम है। तो सबसे पहले हम पोएम को स्टार्ट करेंगे, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, ठीक है। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। और एक चैप्टर जो है सुधा मूर्ति इसकी राइटर हैं, ठीक है। उसमें स्टोरी ये होती है, वो कहती हैं कि जब मैं लगभग 12 साल की लड़की थी तब मैं उत्तर कर्नाटक के एक गांव में अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी के साथ रहती थी। उन दिनों परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए हमें सुबह का अखबार दोपहर में ही मिलता था। दोपहर में मिलता था इन द सेंस मतलब लेट मिलता था। साप्ताहिक पत्रिका एक दिन देर से आती थी। हम सभी उस बस का बेसब्री से इंतजार करते थे जो अखबार, साप्ताहिक पत्रिकाएं और डाक लेकर आती थी। उस समय त्रिवेणी कन्नड़ भाषा में एक बहुत लोकप्रिय लेखिका थी। वे एक अद्भुत लेखिका थी, ठीक है। उनकी शैली पढ़ने में आसान और बहुत विश्वसनीय थी। उनकी कहानियां आमतौर पर सामान्य लोगों के जीवन में जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं से संबंधित होती थी और हमेशा बहुत दिलचस्प होती थी। दुर्भाग्य से कन्नड़ साहित्य के लिए उनकी बहुत कम उम्र में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आज भी 40 साल बाद उनके उपन्यासों की क्या कर रहे हैं, अप्रिसिएशन करते हैं, सराहना करते हैं। उनका एक उपन्यास जिसका नाम काशी यात्रा था, उस समय कन्नड़ साप्ताहिक कर्मवीर में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हो रहा था। यह एक वृद्ध महिला और उसकी काशी या वाराणसी जाने की तीव्र इच्छा की कहानी थी। अधिकांश हिंदू मानते हैं कि काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना परम पुण्य है। इस वृद्ध महिला को भी यही विश्वास था और उस उपन्यास में वहां जाने के उसके संघर्ष का वर्णन था। इस कहानी में एक युवा अनाथ लड़की भी थी जो प्रेम में पड़ जाती है, लेकिन शादी के लिए पैसे नहीं थे। अंत में वृद्ध महिला काशी गए बिना अपनी सारी बचत क्या करती है, उस लड़की को दे देती है। वह कहती है इस अनाथ लड़की की खुशी काशी में भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर क्या होता है, तो राइटर कहते हैं कि जो मेरी दादी हैं, जिनका नाम यहाँ कृषक्का दिया गया है, कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वो पढ़ ही नहीं सकती थी। हर बुधवार पत्रिका आती थी और मैं उन्हें इस कहानी का अगला भाग पढ़कर सुनाती थी। उस समय अपना सारा काम भूल जाती थी और सबसे अधिक एकाग्रता के साथ सुनती थी। बाद में पूरा पाठ क्या करती थी, कंठस्थ दोहरा सकती थी, यानी याद कर लेती थी। मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी और उन्होंने खुद को उपन्यास की नायिका के साथ जोड़ लिया था, इसलिए किसी और की तुलना में वह यह जानने में रुचि रखती थी कहानी में आगे क्या होगा और मुझसे धारावाहिक पढ़कर सुनाने पर जोर देती थी। यह सुनने के बाद कि काशी यात्रा में आगे क्या हुआ, वे मंदिर के आंगन में अपनी सहेलियों के पास जाती थी, जहां हम बच्चे भी छुपन छुपाई खेलने के लिए इकट्ठा होते थे। वे अपनी सहेलियों के साथ नवीनतम भाग पर चर्चा करती थी। उस समय मुझे कभी समझ नहीं आता था कि कहानी के बारे में इतनी बहस क्यों होती थी। एक बार मैं अपने चचेरे भाई बहनों के साथ पड़ोसी गांव में एक शादी में गई। उन दिनों शादी एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ करता था। हम बच्चे भरपूर आनंद लेते थे, हम खाते और खेलते रहते, उस स्वतंत्रता का लुत्फ पूरा उठाते, क्योंकि सभी बड़े व्यस्त रहते थे। मैं कुछ दिनों के लिए गई थी, लेकिन एक हफ्ते तक वहीं रह गई। जब मैं गांव वापस आई तो मैंने अपनी दादी को आंसुओं में देखा। मैं चौंक गई, क्योंकि मैंने उन्हें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी कभी रोते नहीं देखा था। क्या हुआ, मैं चिंतित थी। मैंने कहा अवा सब ठीक है, आप ठीक हैं?
मैं उन्हें अवा कहती थी, जिसका अर्थ उत्तर कर्नाटक में बोली जाने वाली कन्नड़ में माँ होता है। उन्होंने सर हिलाया लेकिन कुछ नहीं बोली। मुझे समझ नहीं आया और मैं इसे भूल गई। रात को खाने के बाद हम घर की खुली छत पे सो रहे थे। यह एक गर्मी की रात थी और पूर्ण चंद्रमा था, यानी फुल मून था। अवा आकर मेरे पास बैठ गई। उनके प्रेम भरे हाथों ने मेरे माथे को छुआ। मुझे लगा वे कुछ कहना चाहती हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है? तो कहती है, जब मैं एक युवा लड़की थी तो मैंने अपनी माँ को खो दिया था। मेरी देखभाल करने और मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। मेरे पिता एक व्यस्त आदमी थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। उन दिनों लोग लड़कियों के लिए शिक्षा को जरूरी नहीं मानते थे, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। मेरी बहुत कम उम्र में शादी हो गई और बच्चे हुए। मैं बहुत व्यस्त हो गई। बाद में मेरे पोते पोतियाँ हुए और मुझे हमेशा आप सबको खाना बनाने खिलाने में बहुत खुशी मिली। कभी कभी मुझे स्कूल न जाने का अफसोस होता था, इसलिए मैंने यह सुनिश्चित किया कि मेरे बच्चे और पोते पोतियाँ अच्छी तरह पढ़ें। तो इस तरह भाग जो 1 था वो खत्म हो गया। अब सेकंड पार्ट यानी भाग 2 दो यहाँ से शुरू होता है। अब भाग 2 की क्या स्टोरी है? मुझे समझ नहीं आया कि मेरी 62 ईयर्स की 62 साल की दादी मुझे एक 12 साल की बच्ची को आधी रात में अपनी जीवन की कहानी क्यों सुना रही थी। लेकिन मुझे पता था कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उनके मुझसे बात करने का कोई कारण जरूर होगा। मैंने उनका चेहरा देखा। वह दुखी थी और उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वे एक सुंदर महिला थी जो आमतौर पर हमेशा मुस्कुराती रहती थी। आज भी मैं उनके चेहरे पर चिंतित भाव नहीं भूल सकती। मैं आगे झुकी और उनका हाथ थाम लिया। अवा, रो मत, क्या बात है? क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकती हूँ? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम जानती हो, जब तुम नहीं थी कर्मवीर हमेशा की तरह आई। मैंने पत्रिका खोली। कर्मवीर क्या है? पत्रिका का नाम, याद रखिएगा। मैंने काशी यात्रा की कहानी के साथ जो चित्र था वह देखा और मैं कुछ भी नहीं समझ सकी जो लिखा था। कई बार मैंने पृष्ठों पर हाथ फेरा या चाहते हुए कि वे समझ सके कि क्या लिखा है, लेकिन मुझे पता था यह संभव नहीं था। काश मैं इतनी पढ़ी लिखी होती। मैं बेसब्री से तुम्हारे लौटने का इंतजार करती रही। मुझे लगा तुम जल्दी आओगी और मुझे पढ़कर सुनाओगी। मैंने तो यहाँ तक सोचा कि गांव जाकर तुमसे पढ़वाने को कहूँगी। मैं यहाँ किसी से पूछ सकती थी, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मुझे बहुत निर्भर और असहाय महसूस हुआ। हम संपन्न हैं, लेकिन पैसे का क्या फ़ायदा जब मैं आत्मनिर्भर नहीं हो सकती। यह लाइन याद रखिएगा। पैसा हमें आत्मनिर्भर नहीं बना सकता, लेकिन आपका एजुकेशन आपको सेल्फ रिलायंस बना सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दो। अवा ने आगे कहा, मैंने तय कर लिया है कि मैं कल से कन्नड़ वर्णमाला सीखना चाहती हूँ। मैं बहुत मेहनत करूँगी। मैं दशहरे में सरस्वती पूजा के दिन को अपनी अंतिम सीमा रखूँगी। उस दिन मुझे खुद से कोई भी उपन्यास पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। मैं आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ। मुझे उनके चेहरे पे एक दृढ़ संकल्प दिखा, फिर भी मैं उन पर हंस पड़ी। अवा, 62 साल की उम्र में आप वर्णमाला सीखना चाहती हैं? आपके सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, आपके हाथ झुर्रीदार हैं, आप चश्मा पहनती और रसोई में इतना काम करती हैं। बचकाने ढंग से मैंने बूढ़ी महिला का मजाक उड़ाया, लेकिन वे बस मुस्कुराई। अच्छे काम के लिए अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। मैं किसी से भी ज़्यादा मेहनत करूँगी, लेकिन यह करके रहूँगी। सीखने के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती। अगले दिन से मैंने ट्यूशन शुरू की। अवा एक अद्भुत छात्रा थी। उन्होंने जितना होमवर्क किया वह अद्भुत था। वे पढ़ती, दोहराती, लिखती और याद करती। मैं उनकी एकमात्र शिक्षिका थी और वे मेरी पहली छात्रा थी। मुझे तब थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन मैं कंप्यूटर विज्ञान में शिक्षिका बनूंगी और सैकड़ों छात्रों को पढ़ाऊंगी। दशहरा उत्सव हमेशा की तरह आया। चुपके से मैंने काशी यात्रा खरीदी, जो तब तक उपन्यास के रूप में प्रकाशित हो चुकी थी। मेरी दादी ने मुझसे पूजा स्थान पर बुलाया, मुझे एक स्टूल पर बैठाया। उन्होंने मुझे फ्रॉक के कपड़े का उपहार भी दिया। फिर उन्होंने कुछ असामान्य किया। वे झुकी और मेरे पैर छुए। मैं हैरान और अचंभित रह गई। बड़े बुजुर्ग कभी छोटों के पैर नहीं छूते। हम हमेशा भगवान, बड़े और शिक्षकों के पैर छूते हैं। और यही चीज़ आज हमारे समाज से खत्म हो रही है कि हम पैर नहीं छू रहे, हम किसी के अपने बड़ों के सामने झुकना नहीं चाह रहे। और बेटा, जब तक हम झुकेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। वही ऊपर निकलता है जो झुकना जानता है। तो एक चीज़ आप लोग जानिए, हम इसे सम्मान का प्रतीक भी मानते हैं। यह एक महान परंपरा है, लेकिन आज इसका उल्टा हो गया था। यह सही नहीं था।
मैंने उन्हें नमस्कार का प्रत्युत्तर उनके पैर छूकर दिया और अपना उपहार अपनी पहली छात्रा को दिया। उन्होंने इसे खोला और तुरंत त्रिवेदी द्वारा लिखित काशी यात्रा और प्रकाशक का नाम पढ़ा। तब मुझे पता चला कि मेरी छात्रा ने शानदार अंकों के साथ पास कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से यह चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसी के साथ एक पोएम भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है और वो पोएम है भारत आवर लैंड। भारत आवर लैंड, तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसमें दिया गया कि शक्तिशाली हिमवंत हमारा है, शक्तिशाली जो हिमवंत है हमारा है, धरती पर कहीं इसके समान नहीं है। उदार गंगा हमारी है और उसकी गरिमा से कौन सी नदी मेल खा सकती है, कोई नदी नहीं है। पवित्र उपनिषद भी हमारे हैं, उनके समान कौन से ग्रंथ हैं। यह धूप सी चमकती सुनहरी भूमि हमारी है, भूमि भी हमारी है, यह अद्वितीय है, आओ इसकी प्रशंसा करें। यह यहाँ वीर योद्धा रहे हैं, कई ऋषियों ने इस भूमि को पवित्र किया है। यहाँ सबसे दिव्य संगीत सुना गया है और यहाँ सभी शुभ चीजें पाई जाती हैं। यहाँ ब्रह्मा ज्ञान की जड़ें जमी हैं और यहाँ बुद्ध ने अपना धम्म प्रचारित किया है। भारत अत्यंत प्राचीन है वह अद्वितीय है, आओ उसकी प्रशंसा करें। और इस तरह से क्या हो गया, चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, पहला चैप्टर। तो फिर हम मिलेंगे सेकंड चैप्टर की स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को फिर से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। पूरी एनसीईआरटी की स्टोरी आपको 8 चैप्टर हम 8 वीडियो में सुना देंगे। तब तक के सुनने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।